हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन पैनल के स्टॉक के बारे में और हम यहाँ पे शाउट आउट देना चाहेंगे हॉट 10 नॉलेज नाम के यूज़र को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने अपने कमेंट में ये भी बताया था कि उनका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 50% डाउन है, तो हमें लगा कि ऑब्वियसली वो थोड़े टेंशन में होंगे, तो हमने इसीलिए आज ये स्टॉक चुना है। और इस स्टॉक के बारे में हम थोड़ा आपको बेहतर व्यू दे पाएंगे क्योंकि ये कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है, हम पर्सनली भी उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हम कैसे जुड़े हुए हैं ये आपको वीडियो में बाद में पता चलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। हम हमारे चैनल में बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहले देख लेते हैं कि ग्रीन पैनल का बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ग्रीन पैनल मेनली मैन्युफैक्चर करती है प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स और उसके एलाइड प्रोडक्ट्स। बट इन जनरल कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो एमडीएफ से ही आता है। कंपनी का ऑर्गेनाइज्ड एमडीएफ सेगमेंट में 27% का मार्केट शेयर है और ये कंपनी इस सेगमेंट की लीडर भी है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमको एमडीएफ, वुड फ्लोर्स, प्लाईवुड, विनियर्स और डोर्स देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो एमडीएफ बोर्ड्स और एलाइड प्रोडक्ट्स से इनका 86% रेवेन्यू आता है और प्लाईवुड से 14% का। और अगर हम जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो डोमेस्टिक मार्केट से 86% रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट मार्केट से 14% का। तो ये कंपनी मेनली एमडीएफ बोर्ड्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका मतलब है ये कंपनी मेनली फर्नीचर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। और जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था कि हम पर्सनली इसी कंपनी के रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का सेगमेंट। हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें से एक बिजनेस है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। हमारा खुद का 9 साल पुराना इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनी है, तो इसीलिए हम ये इंटीरियर, फर्नीचर, प्लाईवुड ये सारे सेगमेंट्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये कंपनी कैसी है, इनका प्रोडक्ट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, ये सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हमारा इस कंपनी के ऊपर क्या व्यू है वो भी बताएंगे इस वीडियो के एंड में। अभी हम कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 311 रुपीज़ के आसपास। मार्केट कैप है 3800 करोड़ के आसपास। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.9%। रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.4%। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.22 और पीईजी रेशियो है 0.64। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। हम आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि पीईजी रेशियो अगर 1 होता है तो हम कंपनी को फेयरली वैल्यूड मानते हैं। बट जो स्मॉल कैप या हाई ग्रोथ वाले कंपनीज हैं उसमें हम पीईजी रेशियो 2 टाइम्स तक कंसिडर करते हैं। तो इस कंपनी का पीईजी रेशियो अगर 1 भी होता है तो स्टॉक प्राइस करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50% बढ़ सकता है। और अगर पीईजी रेशियो 2 टाइम्स होता है तो स्टॉक प्राइस करंट लेवल से ऑलमोस्ट 200% बढ़ सकता है अगर स्टॉक में ग्रोथ सेम रहे तो। डेट कंपनी में बहुत ज़्यादा है नहीं, कंट्रोलेबल है। आरओई और आरओसीई स्टॉक में ठीक ठाक है, एक्चुअली बिलो एवरेज है। 11% का आरओई उतना बढ़िया नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो रिजनेबल है और अगर हम स्टॉक का मीडियन पी देखें वो है 24। मतलब अभी ये स्टॉक अपने मीडियन पी के आसपास ही चल रही है। अभी अगर हम स्टॉक में ग्रोथ देखें तो ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 26%। 5 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 15.4% और 5 साल में है 21.2%। तो ग्रोथ कंपनी में अच्छा है। बट यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक है कि 5 साल के सेल्स ग्रोथ के मुकाबले 3 साल का सेल्स ग्रोथ डाउन है। मतलब विथ टाइम कंपनी का जो सेल्स है वो कम हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल में 21% है, जो कि ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अभी अगर हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा सा बढ़ा है, बट ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। जहाँ पे मार्च 23 के क्वार्टर में कंपनी का सेल्स था 441 करोड़, वही मार्च 24 के क्वार्टर में हो गया है 397 करोड़। तो सेल्स में हमको ऑलमोस्ट 10% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। और इसके साथ अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी काफ़ी डाउन हो चुका है। अभी एक टाइम पे जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 29% तक चला गया था, वही लास्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 13%। और प्रॉफिट मार्जिन इतना कम होने की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो भी बहुत नीचे आ चुका है।
जहाँ पे मार्च 23 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 69 करोड़, वही मार्च 24 में हो चुका है 30 करोड़, मतलब कंपनी का प्रॉफिट आधे से भी कम हो चुका है। सिमिलरली स्टॉक का ईपीएस भी 5.62 से 2.43 पे आ चुका है। तो ओवरऑल कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। ईयरली रिजल्ट में हमको 2023 तक कंपनी में एक सेक्युलर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा था, जहाँ पे सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा था और उसके साथ नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। बट फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस सब कुछ डाउन है और उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 24% से सीधा 16% पे आ चुका है। सो नॉट ओनली इट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स बट कंपनी का ओवरऑल ईयरली रिजल्ट ही डाउन है। अभी अगर हम स्टॉक का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 21%, प्रॉफिट ग्रोथ है 33%, 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 15%, प्रॉफिट ग्रोथ है 26% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 10%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है -12%, प्रॉफिट ग्रोथ है -44% एंड स्टॉक प्राइस CAGR है 3%। तो 3 साल के डेटा के हिसाब से कंपनी अभी भी थोड़ा अंडर वैल्यूड है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डेटा के हिसाब से जो स्टॉक प्राइस है वो और भी नीचे जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का स्टेक है 53.12%, एफआईएस का स्टेक है 2.99%, डीआईएस का स्टेक है 25.81%, गवर्नमेंट का स्टेक है 0.06% और पब्लिक का स्टेक है 18%। लास्ट 2 क्वार्टर से एफआईएस अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहे हैं और डीआईएस अपना स्टेक लास्ट 1 ईयर से इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुके हैं, जो स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी अगर हम स्टॉक का टेक्निकल चार्ट देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको ये पैरेलल चैनल दिख सकता है, जिसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे आ चुका है और इस चैनल के हिसाब से स्टॉक का टारगेट निकल के आ रहा है 251 का, और ये जो टारगेट है वो स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके बहुत ही करीब है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक हमको 250 से लेकर 260 के रेंज में देखने के लिए मिले। तो स्टॉक का क्या 250 के लेवल्स पे जाना पॉसिबल है? क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से जा सकता है, बट अगर यहाँ पे हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर 300 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर लेता है तो शायद हो सकता है कि स्टॉक इतना नीचे ना जाए। और स्टॉक का डेली चार्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है, क्योंकि हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो ये स्टॉक काइंड ऑफ एक डब्ल्यू फॉर्म कर सकता है, जिसका टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 400 के आसपास। बट अगर स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन सकता है। बट अभी डेली टाइम फ्रेम में कोई भी पैटर्न नहीं बना है। अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो हमको कुछ रिपोर्ट्स एक्टिव देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला है प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, जिन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 481 रुपीज़ का। सेकेंड है IDBI की तरफ से, जिन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 472 रुपीज़ का। और थर्ड है ICICI की तरफ से, जिन्होंने स्टॉक पे टारगेट दिया है 486 रुपीज़ का। मतलब इनके हिसाब से ये स्टॉक करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50 से 55% अपसाइड में जा सकता है। तो अभी अगर हम लोग कंक्लूजन पे आ जाए तो ये स्टॉक अच्छा स्टॉक है। स्टॉक का फंडामेंटल और वैल्यूएशंस ठीक ठाक है और ग्रोथ भी ठीक ठाक है। हम एक स्मॉल कैप कंपनी से जितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं उतना तो नहीं है, बट फिर भी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक में जो ग्रोथ है वो ठीक है। और ये कंपनी जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो सेगमेंट भी और बढ़ेगा आगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी इंडिया में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो क्रेज़ है वो और बढ़ने वाला है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग लोग बस शौक से कराते थे, बट अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपका नीड बन चुका है। ज़्यादातर फैमिलीज अभी फ्लैट्स में मूव कर रहे हैं, तो आपको मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, बेड्स ये सब तो बनाना ही पड़ता है। और अगर आप बनाना नहीं चाहते तो एटलीस्ट बेड हो गया, आपका वार्डरोब हो गया, ये तो आपको खरीदना ही पड़ता है। और इसी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। अपने घर का इंटीरियर बनाने के लिए लोग मोस्टली प्लाई यूज़ करते हैं, बट प्लाई का खर्चा भी बहुत आता है। अगर आपको कम खर्चे में फर्नीचर्स चाहिए या बनवाने हैं तो वहाँ पे MDF काम आता है। MDF प्लाई से एक इन्फीरियर प्रोडक्ट है, बट इसका प्राइस भी प्लाई से बहुत कम आता है। और ख़ास करके जो रेडीमेड फर्नीचर्स होते हैं ना, उसमें मेनली MDF ही यूज़ होता है। तो इसीलिए जिनको थोड़ा कॉस्ट कटिंग करना होता है, वो घर के फर्नीचर्स में हो सकता है या ऑफिस के फर्नीचर्स में हो सकता है, उस जगह पे लोग MDF फर्नीचर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको सुन के लग रहा होगा कि MDF का मार्केट तो बढ़िया है। बिल्कुल है, बट आने वाले टाइम में चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। MDF वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है, टर्माइट प्रूफ नहीं होता है और इसका डेंसिटी भी कम होता है। तो इसके चलते MDF का लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है।
बट अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनका प्राइस प्लाई से कम है और MDF के बहुत ही आसपास है, जैसे कि WPC, PVC, HDHMR। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये MDF से बेहतर है। तो आगे जाके एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये MDF का मार्केट टेक ओवर कर ले। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो MDF और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना होगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। और आपको ये सोचना होगा कि अगर आप खुद का घर बनाएंगे आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे। हम एज इंटीरियर डिज़ाइनर्स बहुत रेयरली MDF रिकमेंड करते हैं। हम मोस्ट केसेस में MDF को अवॉइड ही करते हैं क्योंकि MDF का लाइफ अच्छा नहीं होता है। बट हम पर्सनली MDF यूज़ नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि MDF नहीं चलेगा। MDF फर्नीचर्स का अभी भी काफ़ी बड़ा मार्केट है और एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 5 साल में तो इस मार्केट को कुछ नहीं होने वाला है। तो 3 से 5 साल के व्यू के लिए स्टॉक फिर भी ठीक है। तो अभी अगर आप हमसे पूछेंगे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते, डजेंट मैटर प्रॉफिट में होते या लॉस में होते, हम इस स्टॉक को होल्ड करते क्योंकि हमको पर्सनली लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है। तो अभी ये स्टॉक बेच के निकल जाना समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते तो इस स्टॉक को भी होल्ड करते और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे थोड़ा नज़र रखते। और अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं होते तो हमें लगता है कि अगर किसी को इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो अभी एक अच्छा मौका बन रहा है। करंट लेवल पे थोड़ा बहुत कैपिटल डिप्लॉय किया जा सकता है और अगर ये स्टॉक हमको 250 से लेकर 300 के बीच में कहीं भी देखने के लिए मिलता है तो इसमें पोजीशन बनाने का अच्छा मौका हो सकता है। बट अगेन हमने जैसे पहले भी बोला, अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं तो ओवरऑल जो MDF, प्लाईवुड, PVC, WPC ये जो मार्केट है इसके ऊपर आपको थोड़ा नज़र रखना होगा। तो आई होप आपको ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करें तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।